नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं जनता टाइम जटा टीवी चैनल। और आज हम आए हैं सदर इलाके में। ये न्यू कॉलोनी करके एरिया है और इस एरिया में एस के श्रीवास्तव सर है, जो पेशे से बीए एलएलबी एडवोकेट्स थे। और इस एडवोकेट्स करते करते उन्होंने बहुत से ट्रॉफियाँ और बहुत से मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है, जिसकी प्रेरणा से आने वाले जनरेशन को आगे का रास्ता तय करने के लिए रास्ते ओपन हो जाते हैं। और ये जो श्रीवास्तव सर है, ये श्रोता के इससे हमको कुछ सीख मिलती है आने वाली पीढ़ियों को, ताकि हम आगे बढ़ते हुए समाज में अपना नाम कैसा कमाएं, समाज में क्या क्या करना चाहिए, समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है और वो कैसे हम हासिल करें, कैसे आज ज़िंदगी जीते वक्त कैसे कैसे मुसीबतें आते हैं, वो मुसीबतों का सामना हंसते हुए खेलते हुए कैसे कर सकते हैं, ताकि और ये जो आप देख रहे हैं बहुत से मेडल से उनको नवाजा गया है। और राइटिंग के भी बहुत शौक था उनको, बहुत ही हाविया है। और एडवोकेट्स के इसमें जो उन्होंने काम किए हैं, तो अभी चलते हम मिलते हैं इसके श्रीवास्तव सर से और उनसे कुछ जान लेते हैं। सर, जनता टाइम जनता टीवी चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका परिचय बताइए सर हमारे जनता टाइम जनता टीवी चैनल के दर्शकों को। अच्छा, बैठ जाओ। परिचय है, मेरा नाम सूर्यकांत श्रीवास्तव है और मेरा जन्म हुआ था चक्रधरपुर में, जो कि बिहार में था उस समय, अभी झारखंड में है। 15 अगस्त 1931। और मेरे पिताजी रेलवे में थे, इसलिए मैं वहाँ पर था। उसके बाद वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया संबलपुर, उड़ीसा। तो हम वहाँ चले गए। उड़ीसा के कॉलेज से मैंने बीए पास किया और उसके बाद नागपुर आया। फादर का ट्रांसफ़र हो गया था रायगढ़, मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी। और नागपुर आया और यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस ज्वाइन किया, क्योंकि बीए था, ग्रेजुएट था, तो क्या 97 रुपीज़ मिलते थे उस ज़माने में। और ग्रेजुएट था तो 105 रुपया और एडिशनल एज ए ग्रेजुएट अलाउंस मिलता था। तो उस ज़माने का तनख्वाह आप सोच लीजिए कितना हो सकता है। सर, ये सब करते करते आपको प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट विनर 1989 को मिला है सर। सर, आप ये सब करने के बाद भी इतने सारे गोल्ड मेडलिस्ट जो आपके नाम में हुए हैं, तो सर इसके लिए आपको क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी है और कैसे कैसे आपने ये हासिल किए सर? बात यह है कि मैं स्कूल में, कॉलेज में हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस भी खेलता था, बैडमिंटन भी खेलता था, लेकिन वो सब चीज़ें महंगी थी। बैडमिंटन रैकेट खरीदना और फुटबॉल जो है उस ज़माने में ब्लैंक पूरा होता था, पैर जूते वूते नहीं होते थे। तो उसको कुछ लोग ने प्रोवाइड किया तो मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन परमानेंटली तो नहीं ज्वाइन कर सकता। मेरा सिलेक्शन उड़ीसा में फुटबॉल में भुवनेश्वर में, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भुवनेश्वर में हो गया था। लेकिन मैं पढ़ रहा था तो मैं जा नहीं पाया और मेरा सिलेक्शन में हो जाता था, लेकिन नहीं हो पाया उस टाइम पे। ये सब तकलीफें तो सब जगह होती रहती हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं। फिर जब लॉ पास किया, फादर का ट्रांसफ़र हो गया रायगढ़, और मैं संबलपुर में था, वो रायगढ़ में थे। तो वहाँ से मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से लॉ पास किया। लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे बहनें थी, 2 बहनें थी, भाई था, लोगों को मैनेज करना हमें सब पूरी चीज़ें। सही बात है। फादर के ज़माने में तनख्वाह क्या 3,000 करीब अंदाज से बता रहा हूँ। सही बात है सर। तो
कुछ कर नहीं सकते तो मैं नहीं कर सकता था। सर पिताजी सर्विस दूसरी जगह पे करते थे, आप फैमिली लेके दूसरी जगह पर रहते थे, तो सर ये कैसा मैनेज कर पाते थे सर? नहीं, फैमिली तो ऐसा है कि मेरी 55 में शादी हुई, रायगढ़ में थे फादर। तो उस समय मैं नागपुर आया क्योंकि मुझे लॉ पढ़ना था, इसलिए मैं नागपुर आया और यहाँ कलेक्टर ऑफिस में ज्वाइन किया, क्योंकि लीगल मैटर कोर्ट से होता है। हाँ। तो लीगल चीज़ अगर करना है तो वहीं से करना चाहिए। तो कलेक्टर ऑफिस से बहुत कुछ सीखा वहाँ से। और बाद में लॉ पास किया मैंने। लॉ पास कर लिया तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता था क्योंकि नौकरी थी। फिर 1989 में रिटायर हो गया, तब प्रैक्टिस शुरू किया और मैं कलेक्टर ऑफिस में किया। फिर मेरा ना सिलेक्शन हो गया रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट। रिहेबिलिटेशन यानी जो सिंधी, पंजाबी, मुसलमान पाकिस्तान से आए थे, उनको जेरीपटका में, खामला में इनको मकान जो बनाए हुए थे गवर्नमेंट ने, उनका अलॉटमेंट करवाना, ये रजिस्ट्रेशन करवाते थे, वो करवाया वहाँ पर। और फिर यहाँ पर मेरा कलेक्टर ऑफिस से मेरा सिविल डिफेंस कॉलेज में सिलेक्शन हो गया मेरा। तो एक सरदार जी थे जो आर्मी के कर्नल थे, वो इंटरव्यू लेते थे। 3 लोग थे। तो इंटरव्यू में मुझसे एक ने पूछा कि मलेशिया कहाँ पर है। तो मलेशिया तो मैं गया हुआ था, तो मैंने बताया सिंगापुर के पास में है, मलेशिया है उधर से। फिर बोले आपको क्या क्या पसंद है। मैं बोला मैं तो लीगल मैटर पसंद है मुझे, और मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने रेलवेज में भी देखा फादर थे, तब भी बहुत करप्शन है। उस ज़माने में टीटी, तो संबलपुर में जब गाड़ी चलती थी तो मैं चलती गाड़ी में चढ़ता था और उतर जाता था। और ये टिकट कलेक्टर वाले उस ज़माने में आधा रुपया उस ज़माने में लिया करते थे। तो मेरे दिमाग में वो बात अच्छी नहीं थी। और दूसरी बात, मेरी मदर थी, तो बहुत गरीब लोग थे वहाँ, भीख मांगने आते थे। तो मेरी मदर ने मुझे बताया कि कभी खाना बेकार मत, जितना जमता है उतने खाओ, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत खाओ। और जो बाकी बचता था वो नौकरानी को और इनको सबको दे दिया करता था। तो उस ज़माने से एक अनाज बचाने का करने का वो आज तक भी है कि मैं कभी खाने में कोई चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, लेता अपने हाथ से हूँ, दूसरे को परेशानी नहीं देता। जितना जमता है उतना ही खाता हूँ ताकि वो औरों को भी उसकी मदद हो सके। हाँ। और क्या होता है सर, जो लॉ की जो प्रैक्टिस है सर, ये ड्यूटी आपने छोड़ने के बाद में की है सर आपने? ये लॉ की ड्यूटी मैंने ज्वाइन किया जब मैं कलेक्टर ऑफिस में था। हाँ। तो मिस्टर दर्दा है, रमेश दर्दा, रामदास पेट में, उसके अंडर में मैंने ज्वाइन किया रामदास पेट में। अच्छा। हैं अभी भी अच्छे लॉयर है। तो एक बार ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट में उनका केस था। उन्होंने मुझे, मैं प्रैक्टिस शुरू किया था, तो उन्होंने बताया कि आप ये कोर्ट में हाजिर रहो, और मैं दूसरी जगह पेशी है, मेरा नंबर आए तो बता देना कि दर्दा साहब वहाँ पर हैं, तो थोड़ी पोस्टपोन कर दिया जाए, सुबह के शाम कर दिया जाए। था मौका ऐसा आया कि उनका नंबर आ गया। तो मैंने बताया कि योर लॉर्डशिप मिस्टर दर्दा हमारे एडवोकेट है जिनके अंडर में मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने बताया है कि वो दूसरे कोर्ट में बिजी हैं, तो थोड़ी देर के बाद में
गाड़ी ऑनलाइन कर दी। तो उन्होंने बोला कि आप भी चलवाए तो आप भी कर सकते हो। तो मैंने हंसते हुए बोला कि यार लॉर्डशिप, मेरे क्लाइंट ने पैसे जो है वो ज़्यादा सबको दिए, हाँ मुझे नहीं दिया हुआ है उधर से। बोले नहीं कर सकते हो आप। बोले मैं साहब ये गलत होगा। और वो जस्टिस था अशोक देसाई, बहुत बढ़िया करते जज था, और उसने अलाउ कर दिया मुझे, बस चलता है। सर ऐसी कोई घटनाएं जब आप लॉ केस में प्रैक्टिस करते थे, ऐसी कोई घटनाएं हैं जो आपको बहुत यादगार है, जो आपके इसमें वो घड़ी हुई है? ऐसा है कि मैं एक केस मैंने फाइल किया था, लेकिन वो मेरे क्लाइंट को मेरे ऊपर विश्वास नहीं हुआ और दूसरे वकील को डाल दिया ऐसा। और जब हियरिंग हुई तो वो केस रिजेक्ट हो गया। तब मेरी तरफ देखने लगे मेरे क्लाइंट। मैंने पहले भी बोला था कि केस में कोई दम नहीं है तो क्या करेंगे। बस ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। सर ये जो मेडल्स आपको मिले हैं, ये बहुत से मेडल्स है, ये मेडल्स सर आपको किस किस गेम्स के खेल के स्पोर्ट्स में मिले हैं और कहाँ पर मिले हैं सर? देखिए ऐसा है कि एक पूरे इंडिया भर में इंडियन का वेटरन्स लोग, मतलब जो लोग 35-40 के अबव है, उनका एक अलग से एसोसिएशन है। अच्छा। तो वो 40 के 35 वाले को सिर्फ उसमें एडमिट करते हैं। 4 इवेंट्स में आप भाग ले सकते हैं। तो पूरे इंडिया भर में होता है। बैंगलोर में हुआ है, नागपुर में हुआ है, बॉम्बे में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, ऐसे जबलपुर में हुआ है, बहुत सी जगह हुआ है। तो मैं हैमर थ्रो, शॉटपुट, डिस्कस, जैवलिन, ये 4 आइटम मेरी स्पेशलिटी थी। तो ये 4 आइटम में गया था। और मलेशिया जो गया था, मलेशिया भी इन्हीं में मेडल मिले मुझे। मेरी वाइफ भी गई थी, वाइफ को भी मेरे से ज़्यादा मेडल मिले। 100 मीटर रनिंग में और 200 मीटर रनिंग में मेरी वाइफ को भी मिले और मेरे को भी मिले। सर फुटबॉल में कोई मेडल मिले आपको? फुटबॉल में कोई मेडल नहीं है मेरे को। फुटबॉल में नहीं है। मैं फुटबॉल में सर्टिफिकेट मिले हैं जो कहीं कहीं जाके खेला हूँ। फुटबॉल में नहीं है, मोस्टली एथलेटिक्स में है। अच्छा सर, ये आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट विनर थे 1989 में, तो सर इसके बारे में कुछ बताइए। ये वही मलेशिया के जाने का टाइम था। अच्छा। उस टाइम पे क्योंकि मैं 3-4 इवेंट्स में पार्ट लेता था, हाँ। तो और थोड़े बहुत पैसे भी देता था, इसकी वजह से वो मेरे को चुना गया। अच्छा, और ये 1972 का ये गोल्ड जो मिला था आपको एनिवर्सरी का, इसके बारे में कुछ बताइए। ये देखिए, इसमें दो मेडल जो है ना, हाँ। ये देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल है और ये 25th एनिवर्सरी मेडल, समझे नहीं। ये मेडल जितने भी मिले हैं ये डिपार्टमेंटल मेडल है। अच्छा। और इसके अलावा और कोई मेडल है आपके पास? डिप्टी डायरेक्टर करके प्रमोशन हो गया था मेरा। हाँ। सिविल कलेक्टर ऑफिस से मैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था। 3 साल में DMI में डिप्टी डायरेक्टर था। उसके बाद 88 से वापस आया और 89 में रिटायर हो गया। तब से प्रैक्टिस चालू किया। प्रैक्टिस मैंने सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के और इंडियन पेनल कोड जो मालूम था मुझे कि सर्विस में कैसे नौकरी छोड़ देता आदमी और उसको सस्पेंड किया जाता है, उसको पेंशन नहीं दिया जाता, ये सब मैटर मुझे मालूम थे। तो मैं उसी में प्रैक्टिस करता था मोस्टली। सर, ये आप प्रेसिडेंट थे कायस्थ समाज के? हाँ, कायस्थ समाज का ऐसा है कि नागपुर में
कास्ट समाज ऐसा है, तो आपको मालूम होगा कि हर समाज में डाउरी एक सबसे बड़ी चीज़ है, सब पूरी चीज़। मेरे तो 4 लड़के थे, हाँ। जो हैं अभी 3, एक की डेथ हो गई। मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे, लड़के वाले पैसे मांगते हैं, हाँ। मैंने नहीं मांगे पैसे किसी से। तो डाउरी के लिए मेरा सुझाव सब लोगों से, समाज वालों से ये था कि जो भी शादी करो तो सिंपल करो, आर्य समाज मंदिर में कर लो या कहीं भी सिंपल मैरिज कर लो। और आपके पास पैसा है तो आप ले जाके घर में खर्च करो, जिसको खर्च करना है। सही बात है सर। ये आप नागपुर बिजनेस सेंटर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं सर। या आपने नाम सुना होगा राजकुमार हिरानी हाँ। हैं? हाँ। उनके कजिन यहाँ रहते थे, आनंद हिरानी। अच्छा। तो क्या होता था कि सरकारी तनख्वाह जो मिलती थी उससे काम चलता नहीं था। हाँ। तो मैं जब पूरा ऑफिस ख़त्म हो जाता था हाँ। तो मैं शाम को वहाँ पर 8-9 बजे तक, 7 बजे से 9 बजे तक वहाँ काम करता था। अच्छा। तो वहाँ पर क्या होता था कि बहुत सारे लोग नौकरी के लिए आते थे। हाँ। तो उनको समझाना पड़ता है कि क्या करना पड़ता है। जैसे कि आप कोई कंपनी का ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, वो कंपनी क्या करती है क्या नहीं। आपको क्वेश्चन पूछेगा वो, हाँ भाई ये करो, ये नहीं मतलब करो। हाँ। तो कंपनी के बारे में होना चाहिए। और दूसरी बात रह गई तनख्वाह की बात। तनख्वाह के बाद मत बोलो कि मुझे 15,000 महीना चाहिए या 10,000 चाहिए। उनको ये बोलो, कहते हैं कि आप मेरा काम देख लो और फिर मेरी तनख्वाह उस मुताबिक डिसाइड करो। अच्छा। और सर ये आप प्रेसिडेंट थे नागपुर डिस्ट्रिक्ट मास्टर आर्ट एसोसिएशन के, तो इसमें क्या वर्क होता था सर? कौन सा? ये एक मिनट। ये मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन है। अच्छा। नागपुर में जितने विदर्भ के लोग थे हाँ। हाँ। तो उनका एथलेटिक्स एसोसिएशन अलग से बना हुआ था। अच्छा। तो जब दिल्ली में पार्टिसिपेट करना कहीं लेटर आता था हाँ। तो हम उनको बताते थे भाई यहाँ यहाँ इतना फीस लगता है, ये आइटम है, हाँ। आप रजिस्टर कर लो और करो। तो ये एथलेटिक एसोसिएशन। सर कितने यहाँ से कितने लोग गए हैं इस खेल में? नागपुर में तो कम से कम 30-35-40 लोग जाते हैं। अच्छा। और मेरे साथ में मेरे फ्रेंड थे, मिस्टर श्याम वाक करके है, अच्छा। वो मदद करते थे। और मिस्टर एक आपटे थे, वो जियोलॉजिकल सब्जेक्ट से रिटायर हुए, अच्छा। वो लेते थे। हाँ। तो इन लोग सब मदद करते थे, इसके साथ में सब कोई जाते। अच्छा। सर आपको ये जो है किताबें लिखने का भी बहुत, राइटिंग का भी बहुत आप में रुचि है, तो सर आज तक आपने कौन से सब्जेक्ट पर आप राइटिंग करते हो सर? ये सभी सब्जेक्ट है। अच्छा। कि कोई लखपति बन गया तो इसका मतलब नहीं है कि वो बहुत सक्सेसफुल हो गया, समझे नहीं। हाँ। उनका प्रॉब्लम क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये और ये दिस इज नॉट द एंड। तो ऐसा धीरे धीरे ऐसा होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लीडर्स। लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या क्या लोग देते थे और लिख के भेजता था, हाँ। पेपर में छपा हुआ है। हाँ। The speakers called Mr. Gandhi Prime Minister of India as दोगला। तो गलत गलत चीज़ें बोलना, ये करना, ये चीज़ें नहीं होती। और दूसरे बहुत सारे पोएम्स हैं। हाँ। वो पोएम्स मुझे बहुत ज़्यादा, अब ये सब पूरी तो याद नहीं, लेकिन मैं आपको जरूर थोड़ी बहुत बताना चाहता।
नागपुर में आपने वेद प्रकाश मिश्रा का नाम सुना? सर हम हाँ। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, अच्छा। वो थे। अब उनकी मदर की जब भी डेथ होती है तो एक नीरज की कविता लिख के भेजते हैं वो, अच्छा। जो कि मुझे शुरू से ही याद थी। तो मेरी एक दो बार मुलाकात हुई उनसे, तो मैंने बताया, बोले ये कविता है करके, बोले सही है। कफन बढ़ा तो नजर क्यों डबडबा गई, फ्यूनरल में जाता है तो हाँ। कफन बढ़ा तो नजर आंखें में आ गई, क्यों कफन बढ़ा तो नजर क्यों डब, श्रृंगार क्यों सहम गया। मतलब किसी स्त्री की डेथ हो गई तो उसको उसका श्रृंगार उजड़ जाता है, हो गया। न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सी बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी की नींद आ गई। जब आदमी पैदा होता है आँख खुल जाती है, मरता है आँख बंद हो जाती है। ये कविता मुझे आज तक याद है। सर ये आपने लिखी है कविता? मैंने नहीं लिखी, नीरज की कविता है। अच्छा। सर आपने और क्या क्या लिखा है सर इस किताब में? बहुत सारी चीज़ें लिखी है, अभी तो सब पूरा याद नहीं है। अच्छा। बहुत सारा लाफ्टर क्लब के बारे में। हाँ। सर ये हमारी आपकी जो वाइफ थी सर उर्मिला देवी, और इन बहुत से सोशल वर्क किया करते थे सर इस बिल्डिंग के अंदर में, इस मकान में। तो सर इनके बारे में आपकी आप क्या कहोगे सर? कैसे आपने वो आपके साथ में किस तरीके से उन्होंने परिवार कैसे चलाया सर? और जब समाज में जब वो कुछ देते थे, समाज की जो महिलाएं थी उनको ये जो कपड़े सिलाने का काम सिखाते थे, और यहाँ पर बहुत सी लड़कियां आकर कपड़ा सिलाने का काम करके अपना घर चलाती थी सर, तब आपको कैसा लगता था सर? देखिए, कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता है। सिलाई क्लास चलाना, कोई लोग, बहुत सारे लोग को क्या सिलाई क्लास चला रहे हैं, क्या कमाई होती है? वाकई में कमाई कोई ज़्यादा नहीं होती थी। टेक्निकल एजुकेशन से रिकग्निशन मिला हुआ था और उनके रेट से, वो रेट के मुताबिक ही करते थे, बाकी हमको मैनेज करना पड़ता था। हाँ। आज देखिए, वो आप मोहन नगर में जाएंगे तो आप मोहन नगर में सीधा जो टॉकीज था अंदर गली में जाए, राइट साइड में एक दुकान है, वो हमारे हाथ का सीखा हुआ है। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया काम करता है। ऐसे बहुत सारे लोग थे, महिलाएं थी जो ये सब काम कर रही थी पूरा, तो ये सब काम करती थी। और दूसरी चीज़, मैं तो ऑफिस जाता था, स्पोर्ट्स में जाता था, तो उसके बाद ऑफिस से आने के बाद वो नागपुर बिजनेस सेंटर जाता था, जहाँ रिक्रूटमेंट का ये होता था, तो बिजी रहता था। तो वही सुबह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है वहाँ सदर में, वहाँ से और दूसरी जगह से दूध लाती थी और उसको फ्री में बांटा करती थी। और यहाँ के उसमें से लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। राजेश माटे है, रोज बगीचे में दिखता है आजकल, कॉर्पोरेटर था। तो मदद करते थे, स्कूल चलाती थी तो मेरे को मदद मिलती थी, क्योंकि अकेले तो नहीं कर सकते ना पूरी। 4 बच्चों को पालना, स्कूल में पढ़ाना, और क्या, बस हो गया। जिंदगी का सफ़र है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना। अब आज तो बैठे हैं यहाँ, कल क्या होगा किसने जाना। सर आपने आपके जो 4 बच्चे लड़के थे उनको बहुत अच्छे संस्कार आपने दिए हैं, और वो समाज में अपना ड्यूटी भी कर रहे हैं और समाज में अपना नाम भी कमा रहे हैं, और बहुत से संस्कार आपने उनको दिए। इस संस्कार, उनके ऊपर जो संस्कार है सर, आपके मिसेस जो थी उन्होंने ज़्यादा दिए। आपने जो उनको पढ़ाया लिखाया, तो सर इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? हम तो भैया फीस देते थे,
बाकी सबको बोल दिया था कि तुमको साइंस पढ़ना है, तुमको जो पढ़ना है तुम पढ़ो, जिस सब्जेक्ट में तुम अच्छा मार्क ला सको वो पढ़ो। मैं कोई फोर्स नहीं करता कि भाई ये पढ़ लो वो पढ़ लो, वो अपने पैर पे खड़े हुए हैं। और आज मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि मैं बीमार पड़ा हूँ और चारों बच्चे, एक बच्चा तो खैर बॉम्बे में था, आठवीं कम्युनिटी में, वो सेक्रेटरी था, सब कुछ था। अगस्त में रिटायर हो गया था और 31 जुलाई को रिटायर हुआ और 18 अगस्त को डेथ हो गई। अब बाकी तीनों नागपुर में हैं। अभी आए थे वो डॉक्टर साहब पूरी फैमिली के साथ में, बड़ा वाला नेवी में था वो था, तो ये मेरी देखभाल अच्छी तरह से कर रहे हैं। और क्या चाहिए है मेरे पास, पेंशन की इनकम छोड़ के और तो कुछ इनकम है नहीं मेरा। वकालत में मेरी कमाई कुछ नहीं होती थी, हाँ। खर्चा निकलता था बस। सर ये लॉन्गेस्ट क्लब के फाउंडर मेंबर थे, तो सर ये लॉन्गेस्ट क्लब के बारे में आप कुछ बताएं। लाफ्टर क्लब। देखिए ऐसा है, नागपुर लाफ्टर क्लब 1997 में खोला गया अच्छा। और ये बॉम्बे में डॉक्टर मदन कटारिया ने खोला था, डॉक्टर मदन कटारिया। तो मैं बॉम्बे लड़के के पास रहते से, बड़ा वाला नेवी में था, ये राजू एटॉमिक एनर्जी में था, तो मैं हर साल एक बार जाता ही था, तो उनसे मिलता था। तो उनसे प्रेरणा लेके ये नागपुर गार्डन क्लब में खोला गया। लेकिन मेरे से ज़्यादा ये सरदार जी थे, मैं वो बाबा जिन्होंने खोला, मेरे साथ दिया, वो मेयर थे, डिप्टी मेयर थे नागपुर के, क्या नाम है? बाबा बाबा हाँ, त्रिलोचन सिंह बाबा। अच्छा। अभी हम सामने में उधर उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने मदद किया, तो ऐसी हमने ये लाफ्टर क्लब यहीं पर शुरू किया था और 22 क्लब नागपुर के हो गए। और हर क्लब दूसरे क्लब को महीने में एक बार बुलाता था, नाश्ता पानी देते थे, 200-300 लोग आते थे। तो ये कोविड के बाद में ये मिलना जुलना बंद हो गया, तो अभी सब क्लब अपने अपनी चल रहा है, लेकिन किसी को बुलाने का कुछ नहीं है अभी। अच्छा, उस जमाने में ये क्लब बहुत एक्टिव थे सर। बहुत, पूरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होता था। अच्छा। और इंडिया में भी होता था। मैं जयपुर गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, भोपाल गया हूँ। सर इस क्लब के माध्यम से नागपुर के कितने बच्चे इस क्लब का फायदा कितने बच्चों को हुआ सर? कोई बच्चे नहीं, सब जवान लोग आते थे। अच्छा। लेडीज आती थी, जो अभी भी है। अभी भी चल रहा सर वो? हाँ, क्लब तो चल रहा है, लेकिन एक दूसरे को कोविड के बारे में बुलाना बंद कर दिया। अभी आप उस क्लब के लोगों को क्या गाइडेंस करना चाहोगे? मैं क्लब के लोगों को क्या सबको बताना चाहता हूँ, दुनिया में कोई चीज़ काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये होता है, मैं सबसे कहता हूँ, टॉक लेस, बात कम करो, ड्रिंक लेस, पियो कम, मना नहीं किया, पियो कम, टॉक लेस, ड्रिंक लेस, and meet everybody and smile at them. कोई आपको गाली दे तो अभी रिएक्शन हो जाता है तुरंत एकदम, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, नहीं, सोचो थोड़ा, वो सही भी हो सकता है, पहले विचार करो फिर करो। अगर वो सही है तो ऐसे लोगों से मिलना बंद कर दो, गाली देने के बजाय। क्योंकि गाली दोगे तो क्या होगा, वो आपको ही पकड़ के लेके जाएंगे कि आपने गलत काम किया। लाइफ का यही जिंदगी। सर आप अपने लाइफ में अभी खुश हो? अपने परिवार से खुश हो? परिवार से तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार ही मेरे को सब देखने वाले कर रहे हैं।
मेरी पारिवारिक है, चारों लड़के, एक जो डेथ हो गई उसकी वाइफ भी बॉम्बे से आती है यहाँ हर साल। हम लोग दिवाली में एक साल मिलते हैं हर जगह बाय रोटेशन। तो पिछले साल अगर बॉम्बे में हुआ तो इस साल नागपुर में होगा। ऐसा होगा तो एक बार साल में 3-4 दिन होता है, उसमें गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं और साथ मिल के खाना खाते हैं। एक खाना मैं खिलाता हूँ और परचेजिंग वगैरह के लिए पैसे देता हूँ 5-5 हज़ार सबको। सर आपके आने वाली जो फैमिली है, जैसे आपके पोते हैं, और इनको आप क्या गाइडेंस करना चाहोगे? देखो मेरा एक तो नागपुर में ये है, कहते हैं यहाँ डेंटिस्ट है, मैं उसको अपना गुरु मानता हूँ। मेरे पूरे डाइट का वो वही कंट्रोल करती है। क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या शुगर बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता, वो करती है। और दूसरी जो है नातन, जो बॉम्बे वाला लड़का मर गया, वो गुड़गांव में सर्जन है, वो भी सर्जरी करती है। पुणे में भी थी पहले, आजकल गुड़गांव में है। शादी नहीं हुई है दोनों की, गुड़गांव की। तो वो भी फ़ोन करते रहते मेरे को, बर्थडे में इधर पे फ़ोन करते रहते। इससे और क्या चाहिए। सही बात है। सर एक अपने नागपुर में एक महानगर पालिका में जो महापौर थे जो गुजर चुके हैं, अटल बहादुर सिंह, वो भी स्पोर्ट में उन्होंने हाँ, बहुत ना उनके साथ में कभी सर आपकी बात अटल हुई है बहादुर उनके साथ में? सिंह फुटबॉल की टीम में बहुत थे। तो वहाँ पर ये इसका पहले तो कस्तूरचंद पार्क में खेलते थे कुछ लोग, लेकिन बाद में वो यूनिवर्सिटी वो के पीछे में वो जो ग्राउंड है वहाँ पर होता था। अब आजकल तो फुटबॉल सब ऐसे ही हो गया है, कोई अलाउ नहीं करता। फुटबॉल हॉकी सीधा था, हॉकी में कोई कुछ नहीं आजकल, बस ऐसे ही चल रहा है। लेडीज़ का भी चलता था, सिमरन करके थी या टाइगर का ग्राउंड में, कुछ नहीं चलता आजकल। सर आप टीवी जब देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सर आप स्पोर्ट का ही चैनल देखते हैं, तो सर इसमें आपको इतनी बड़ी रुचि है? देखिए स्पोर्ट्स के चैनल में क्या होता है, स्पोर्ट्स के चैनल में कोई पॉलिटिक्स नहीं होता। पॉलिटिक्स न्यूज़ में सुनना ज़्यादा नहीं करता हूँ। एक बार पेपर में देख लेता हूँ, इसने उसको गाली दे दिया, उसने उसने गाली। आज मैंने अगर पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन किया कि भाई यहाँ पर ये घोटाला हो गया है, तो जो पार्टी पावर में है उसका काम है वो बोले कि ये हम सीबीआई बना देंगे या पुलिस को दे देंगे या जिसको दे देंगे इंक्वायरी देंगे, वो नहीं बोलते। वो बोलते हैं गलत है, बस अपने आप घर में बैठे बैठे उसको सब मालूम रहता है। हाँ तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों को मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे जनता टाइम जटा टीवी चैनल को जो इतना बड़ा वक्त दिया और हमसे जो बात की और हमारे दर्शकों को बहुत सारा नॉलेज आपने दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर। थैंक यू, थैंक यू।